गुड आफ्टरनून सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 50 प्लस एमसीक्यूज जो कि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड होंगे। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पे इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली बेनिफिशियल होने वाली है। और उत्तराखंड एलटी लेक्चरर के जितने भी साथी हैं उनके लिए तो ये वीडियो उनके पर्पज़ से ही बनाई जा रही है, तो उनको तो शुरू से लेकर लास्ट तक इसको वॉच करना ही करना है। अपना फीडबैक भी, वैल्यूएबल फीडबैक भी शेयर करना है और एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। अधिकतर आपके द्वारा इसी में कंजूसी की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की सीरीज आपको कंटिन्यू मिले और इसके अलावा बात करें एनसीईआरटी से रिलेटेड नोट्स भी आपको यहाँ पे अगर चैनल पे आप चाहते हैं कि प्रॉपर वे में मिलें तो आप जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, ये देखिए आप, प्रैक्टिस सेट इसका नाम दिया है हमने और इसमें पहले नंबर का जो हमारे पास सेंटेंस है आप देख सकते हैं। पहले नंबर का है क्वेश्चन, द फ्रेज वेवरली नॉवेल्स इज एसोसिएटेड विद। वेवरली नॉवेल्स जो हैं ये किससे एसोसिएटेड हैं ये पूछा जा रहा है। वेवरली नॉवेल्स किससे एसोसिएटेड हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन हमारे पास हैं 4, वॉल्टर स्कॉट, हार्डी, जीबी शॉ और इसके अलावा चार्ल्स डिकेंस। 4 ऑप्शन हैं और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो वॉल्टर स्कॉट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वॉल्टर स्कॉट हो जाएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और वेबरली नोवेल्स और इनको वॉल्टर स्कॉट को किसके लिए जाना जाता है? फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल्स भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि 50 क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप भी अपना स्कोर जरूर बताएगा कि आपने कितने अंक गेन किए इस प्रैक्टिस सेट में। दूसरे नंबर का क्वेश्चन आप देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर बात की जाए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात की जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि बिगेन इन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिगेन इन। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें बताना है करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। 1789, 1780, 1781 और 1782। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1789। 1789 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका स्लोगन क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्लोगन क्या था? इसमें लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इसका स्लोगन था। इसका नारा क्या था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात चल रही है 1789, फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। नेम द शेक्सपियरन स्टेज एक्टर। पूछा क्या जा रहा है? नेम द शेक्सपियरन स्टेज एक्टर। शेक्सपियरन स्टेज एक्टर का नाम पूछा जा रहा है जिसने क्या किया? हु सक्सेसफुली प्लेड द रोल ऑफ साइलॉक एंड मैनी अदर्स इन हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो और मैकबेथ। ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं किसकी? HOKM। किसकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं ये? विलियम शेक्सपियर की हैं, HOKM। ठीक है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो इनमें जो है सक्सेसफुली जो जिसने एक्टर का रोल प्ले किया कौन है? प्लेड द रोल ऑफ साइलॉग एंड मैनी अदर। साइलॉग में और इसके अलावा हेमलेट, किंग लियर, अथेलो एंड मैकबेथ में जिसने एक्टर का रोल वो किया उसका नाम बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडमंड कीन करके। एडमंड कीन करके इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन में हमारे पास है, ये पूछा जा रहा है कि द कैक्सटन जो प्रिंटिंग प्रेस थी, ठीक है, कैक्सटन जो प्रेस थी इसको इस्टेब्लिश किया गया, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया ये पूछा जा रहा है।
तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1476 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन इंग्लिश बाय कैक्सटन प्रेस। जो कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस था उसके द्वारा जो पहली बुक जो है जो प्रिंट की गई थी वो कौन सी थी, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु रोट ट्रू विट? हु रोट ट्रू विट इज व्हाट ऑप्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। ये किसने लिखा? किसने लिखा है, यानी कि किसने कहा है, कहने का मतलब है किसके द्वारा लिखा गया है। ट्रू विट जो है इज व्हाट ऑप्ट, व्हाट ऑप्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा जा रहा है। या ये स्टेटमेंट किसका है? ये अलेक्जेंडर पोप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, whom did डॉक्टर जॉनसन कंसिडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किसको डॉक्टर जॉनसन ने माना फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्राइडन। ड्राइडन के नाम पे एक एज भी है जिसको एज ऑफ ड्राइडन बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? एज ऑफ ड्राइडन बोला जाता है। एज ऑफ ड्राइडन बोला जाता है। तो उसको ही अगर बात करें, उसी एज को और क्या बोला जाता है? रेस्टोरेशन एज भी बोला जाता है। उसी एज को क्या बोला जाता है? रेस्टोरेशन एज भी बोला जाता है। रेस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड क्या है? रेस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड है 1660 से लेके 1700। ठीक है, ये रेस्टोरेशन एज का टाइम पीरियड है। और रेस्टोरेशन एज क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि यहाँ पे मोनार्की रिस्टोर की गई, दोबारा से पुनः स्थापना करना उसकी। ठीक है, चार्ल्स सेकंड के साथ। किसके साथ? चार्ल्स सेकंड के साथ। इससे पहले जो अगर बात करें, इससे पहले पीरियड की बात 1649 से 1660 तक की, तो यहाँ पे मोनार्की नहीं थी इंग्लैंड में। ये पीरियड कॉमनवेल्थ पीरियड के नाम से जाना जाता है। इंटररेग्नम के नाम से भी इस पीरियड को जाना जाता है। तो एजेस से रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो बना रखी है, तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो में ज़्यादा हमने ऑलरेडी कह रखा है कि इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। 8th नंबर का क्वेश्चन है, कैडमैन एंड सिनेवुल्फ। कैडमैन और सिनेवुल्फ की बात करें तो ये क्या हैं, कौन से पोएट से हैं? 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन से आप रीड कर सकते हैं। तो इसमें हम करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। इसके जो हैं, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये किस टाइप के पोएट हैं? एंग्लो सैक्सन पोएट हैं। एंगल सैक्सन और जूट आपने सुना होगा। एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन पहली जो अगर उसमें बात करें लिटरेचर की एज में, तो पहली एज क्या आती है? एंग्लो सैक्सन एज आती है। पहली क्या आती है? एंग्लो सैक्सन। ठीक, 450 से लेके 450 से लेके 1066 तक। ठीक है, और फिर 1066 से आगे कौन सी एज चलती है? यहाँ पे चलती है, यहाँ से आगे। ठीक, तो एंग्लो नॉर्मल एज स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक, तो ये एंग्लो सैक्सन पोइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। ठीक, स्क्रीन को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच दैट हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिपीटेड इनिशियल साउंड यूजुअली बिफोर स्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड। तो पूछा जा रहा है फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दैट हैज़ अ सीक्वेंस, जिसमें सीक्वेंस होता है रिपीटेड इनिशियल साउंड यूजुअली बिफोर स्ट्रेस्ड सिलेबल इज कॉल्ड। तो क्या कहा जाता है इसमें? 4 ऑप्शन है, इसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9। तो इस क्वेश्चन के अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? एलिट्रेशन हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार बोलते हैं जिसको। फिगर ऑफ स्पीच दैट हैज़ अ सीक्वेंस, जिसमें एक सीक्वेंस होता है रिपीटेड इनिशियल साउंड। इनिशियल साउंड मीन्स आरंभिक जो साउंड होती है वो रिपीटेड होती है। जैसे हमने हिंदी में अगर बोले, हिंदी में तो आपने सुना होगा तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए करके। लेकिन अगर इंग्लिश में बोलें तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। बैटी बॉट सम बटर बट दी बटर वॉज बिटर करके। बैटी बॉट सम बटर
बस इतना काफ़ी है समझने के लिए, ठीक। बी लेटर जो है रिपीटेड हो रहा है, इनिशियल जो साउंड है वो उसका रिपीटेशन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन्स। फिगर ऑफ स्पीच हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 आप देख सकते हैं, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, जेंटल रेन इज ड्रॉप्ड एज। अब देखिए की वर्ड आपके पास क्या है यहाँ पे, एज। एज और लाइक जहाँ पे आपको देखने को मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो सिमिली हो जाएगा, उपमा अलंकार बोलते हैं जिसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, लाइक पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। लाइक पेशेंट, लाइक वर्ड आपके पास है यहाँ पर, कौन सा वर्ड है, लाइक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, और ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है ऑप्शन में। ऑप्शन यहाँ पे एंटीथेसिस, लास्ट एंटीथेसिस की जगह क्या कर लीजिएगा आप, यहाँ पे सिमिली कर दीजिएगा, और जो कि सिमिली ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन इसमें क्या होगा, सिमिली। सिमिली जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन इसमें सिमिली ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें लास्ट डी ऑप्शन को हमने डी ऑप्शन की जगह क्या कर दिया, सिमिली कर दिया। तो सिमिली जो है करेक्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि लाइक वर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट अस स्पीक आवर फ्री हार्ट्स ईच टू ईच। तो इसमें हमें बताना है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। लेट्स स्पीक और फ्री हार्ट्स ईच टू ईच करके हमें देखें, तो ये क्या हो जाएगा। इसमें अगर फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इस क्वेश्चन में फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड। इसमें फिर से हमें फिगर ऑफ स्पीच बताना है। फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा इस वाले में, ही हैज़ मैनी माउथ टू फीड। मैनी माउथ्स टू फीड, सिनेक्डकी हो जाएगा। सिनेक्डकी क्या होता है, पार्ट रिप्रेजेंट्स होल और होल रिप्रेजेंट्स पार्ट, ठीक है। ही हैज़ मैनी माउथ्स टू फीड, कई माउथ्स हैं कह रहा है फीड करने के लिए। माउथ को किससे कंपेयर किया जा रहा है, यानी कि लोगों से, कई लोगों को खिलाना है, यानी कि खिलाने के लिए उसके पास कई लोग हैं, कहने का मतलब है जिनको वो खिला सकता है खाना। इसमें देखिए, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। शेक्सपियर को एक एज का नहीं बल्कि हमेशा के लिए, इन्होंने कहा कि शेक्सपियर किसी एक एज के लिए नहीं है। वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, यानी कि ऑल टाइम ग्रेट कहा है। वॉज अटर्ड बाई, किसके द्वारा कहा गया है ये, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और हमें करेक्ट आंसर बताना है इसका। ये कहा था बेन जॉनसन ने। शेक्सपियर के लिए किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन के बारे में अगर एक पॉइंट बताएं तो ये फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरेट है, फर्स्ट अनऑफिशियल है, और फर्स्ट ऑफिशियल पूछा जाएगा तो जॉन ड्राइडन हो जाएंगे। बेन जॉनसन कौन से टाइम पीरियड पे थे, ये जैकोबियन एज 1603 से लेके 1625 के टाइम पे, उसी टाइम में ये क्या रहे थे, पोएट लॉरेट, अनऑफिशियल फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है, हु स्पीक्स फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। ये किस में देखने को मिलती है लाइन हमें, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की ओर बढ़े तो ये हेमलेट में ये लाइन हमें देखने को मिलती है। और हेमलेट किसका है, विलियम शेक्सपियर का है, 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और द हेमलेट किसका है, द हेमलेट किसने लिखा है ये आप बताएंगे। एक क्वेश्चन यहीं पे आपके लिए, द हेमलेट किसका है ये आप बताएंगे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोज़ को वॉच किया होगा तो आप इसका आंसर ईजिली दे पाएंगे। हमने पॉइंट्स को कंपेयर करा रखा है, कंपेयर कराते हुए क्वेश्चंस को कराते हैं। कहीं पे भी कोई भी एयर अगर बात करें या चाहे क्रिएशन हो तो उसको हम कंपेयर कराते हुए चलते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइन अकर्स इन। तो ये लाइन कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, 4 ऑप्शन हमारे पास। ये लाइन हमें देखने को मिलती है किसमें, मेजर फॉर मेजर, शेक्सपियर छाए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, ओ गॉड हाउ वियरी स्टेल एंड अनप्रॉफिटेबल सीम्स टू मी ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड। विच ऑफ शेक्सपियर्स
ट्रेजिक हीरोज अटर्स दीज वर्ड्स, ये यानी कि कौन सा ट्रेजिक हीरो है जो इन वर्ड्स को अटर करता है, यानी कि इसके द्वारा बोले जाते हैं ये शब्द, ओ गॉड करके। तो ये कोई और नहीं, ये हैमलेट ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, हु साइंस दीज सॉन्ग, हु सिंग्स होगा, सॉरी ये सिक्स लिखा है यहाँ पे, सिंग्स है ये क्या है, हु सिंग्स, हु सिंग्स यानी कि कौन गाता है, कौन गाता है ये सॉन्ग, कौन सा सॉन्ग है। यहाँ पे सिक्स ना होके इसको क्या करना है, ये करना है यहाँ पे सिंग्स करना है, हु सिंग्स हो जाएगा, हु सिंग्स दीज सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री एंड ब्लो 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 द विंटर विंड इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में ये सॉन्ग कौन गाता है ये पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अगर करेक्ट आंसर की ओर चलें तो एमियंस करके है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, इन विच ईयर द प्रील्यूड वॉज पब्लिश, प्रील्यूड कब पब्लिश हुआ, कौन से ईयर में पब्लिश हुआ ये पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तो प्रील्यूड पब्लिश कब हुआ था, प्रील्यूड पब्लिश हुआ था 1850 में, और रिटन कब हुआ था, रिटन की बात करें तो रिटन हुआ था ये 1805 में। और इसका सबटाइटल क्या है ये क्वेश्चन आपके लिए, चलो सबटाइटल हम बता दे रहे हैं, और आपको ये बताना है ये किसकी क्रिएशन है, आपको ये बताना है क्रिएशन किसकी है, द प्रील्यूड करके, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड है इसका सबटाइटल, क्या है इसका, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, पोएट्स के माइंड की ग्रोथ, ठीक। 1850 में ये पब्लिश हो रखा है, और ये किस तरीके से पब्लिश हो रखा है ये भी पता होना चाहिए, ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश हो रखा है, पोस्ट्यूमसली पब्लिश हो रखा है, पोस्ट्यूमसली पब्लिश हो रखा है आफ्टर द डेथ ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। आंसर भी हमने ही दे दिया, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का है, और विलियम वर्ड्सवर्थ कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आपके लिए, शायद इससे ईजी क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता लिटरेचर अगर आप पढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट देखिए, टू हुम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल, वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड एड्रेस, तो किसको जो है वर्ड्सवर्थ की जो ऑटोबायोग्राफिकल जो पोम है प्रील्यूड, प्रील्यूड को इनकी ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि पोम कहा जाता है, ये किसको एड्रेस की गई है, किसको संबोधित की गई है, क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ये किसी और को नहीं, ये सैमुअल टेलर कॉलरिज को जो है एड्रेस की गई है, इसको पोम टू कॉलरिज भी बोला जाता है, इसी का अदर टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ईगोटिस्टिकल सबलाइम, वर्ड्सवर्थ को ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा, चार ऑप्शन है, चार्ल्स लैम्ब, अर्नोल्ड एलियट, जॉन कीट्स। तो ये कोई और नहीं, ये जॉन कीट्स थे, लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई, 1795 में जन्म, 1821 में डेथ, लाइफ स्पेन भी बता दिया हमने। और क्वेश्चन आपके लिए जॉन कीट्स पे आधारित है, आप बताइए कि एनसीईआरटी इंग्लिश में इनकी कौन सी पोम यहाँ पे देखने को मिलती है, या कौन से जो पोम है उसकी यानी का एक पार्ट हमें एक वो देखने को मिलता है एनसीईआरटी इंग्लिश में अगर बात करें क्लास 12th में, ठीक। आपको मैंने हिंट भी दे दिया, क्लास 12th में इनकी कौन सी क्रिएशंस का जो है हमें वो देखने को मिलता है, एक पार्ट अगर बोलें तो पोम है पूरी, उसका उसकी कुछ चंद पंक्तियां आपको वहाँ पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और टीएस इलियट की बात करें तो टीएस इलियट कौन है, टीएस इलियट ये दी वेस्टलैंड वाले हैं, 1922 में जो पब्लिश हो रखी है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इसमें, तो लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स, जितना भी हम नेचर में कुछ देखते हैं कहने का मतलब वो क्या है, वो सब हमारा है। द अबव लाइन हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम, किसके द्वारा एक कोट की गई है,
तो सॉरी, कहाँ कोट की गई है, किसके द्वारा की गई है, तो हम बता देंगे। ये क्रिएशन देख के ही आप पहचान जाएंगे कि किसके द्वारा की गई है, तो कहाँ पर की गई है ये बताना है। तो ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। टू में यहाँ पे क्या होगा, टू में क्या होगा, TOO होगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, टू मच करके निगेटिविटी की ओर जो इशारा करता है। और ये किसकी क्रिएशन है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, टिंटन एबे। चार की चार क्रिएशन आप देख के बताइए और इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ही, ये किसकी क्रिएशन है। क्वेश्चन नंबर 23 आप देख सकते हैं, विच वर्क ऑफ सेले हैज़ बीन कॉल्ड अमंग द सेक्रेड बुक्स ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम बटलर इट्स जी। WB इट्स की बात करें तो आयरिश हैं, इनको स्लीगो पोएट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्लीगो पोएट। तो कौन से वर्क को शैली के इनके द्वारा कहा गया है अमंग द सेक्रेड बुक्स ऑफ द वर्ल्ड करके। तो इसके करेक्ट आंसर की ओर बढ़े हैं, तो ये इन्होंने इस बुक को कह रखा है प्रोमीथियस अनबाउंड को, विलियम बटलर ईट्स। और विलियम बटलर ईट्स के बारे में एक पॉइंट तो हमने बताया कि इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्लीगो पोएट। क्या कहा जाता है, इनको स्लीगो पोएट कहा जाता है। और इनको 1923 में मिला है नोबेल प्राइज, 1925 में मिला है GV शॉ को, 1925 में किसको मिला है, GV शॉ को मिला है, ठीक। और 1995 में मिला है सीमस हीनी को, जिन्होंने वियोल्फ का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। और 3 के 3 आयरिश हैं। नोबेल प्राइज से रिलेटेड हमने वीडियो बना रखी है, साहित्य अकेडमी से बनाई है, पोएट लॉरेट से बना रखी है, हर एक टॉपिक को कवर किया है, अलग अंदाज में, निराले अंदाज में कवर कर रखा है। कुछ वीडियोस तो ऐसी मिल जाएंगी आपको 5 से 7 मिनट के अंदर पूरा लिटरेरी एजेस का निचोड़ मिल जाएगा उनमें। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे। अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो मैन एट वॉर है ये क्या है, अर्नेस्ट हेमिंगवे का जो मैन एट वॉर है ये क्या है, ये बताना है हमें इस क्वेश्चन में। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर, ये हमारी आदत वही होगी लाइव क्लास की, यहाँ पे तो आप आंसर नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप ज़रूर आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। अर्नेस्ट हेमिंगवे का मैन एट वॉर जो है इसके बारे में हमें बताना है, मैन एट वॉर के बारे में बताना है, ठीक है। मैन एट वॉर के बारे में अगर बात करें तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है ये। मैन एट वॉर क्या है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज हो जाएगा अर्नेस्ट हेमिंगवे की बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। whom डज मिस क्विंटिन रन अवे विद एट द एंड ऑफ द नोवेल। नोवेल के अंत में जो है मिस क्विंटन रन अवे हो जाती हैं, भाग जाती हैं, किसके साथ ये बताना है। द मैन विद द रेड टाई, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, द मैन विद द रेड टाई। नोबेल की बात करें तो नोबेल के 5 एलिमेंट्स होते हैं, PCNST, प्लॉट, कैरेक्टर, नरेशन, सेटिंग और थीम। थीम विषय वस्तु, सेटिंग जहाँ पे जिस स्थान पे घटित हुआ है और जिस स्थान पे बेस्ड जो स्टोरी है। कैरेक्टर हमने बात की है। प्लॉट क्या होता है, अगर स्टोरी की बात करें तो स्टोरी क्या होगी, सिस्टमेटिक होगी, लेकिन प्लॉट क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। प्लॉट क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, एक सीधी रेखा में नहीं चलेगा, कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर, इस तरीके से दिखाया जाएगा। और ये क्यों दिखाया जाता है, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए स्टोरीज में या मूवीज़ में। और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है। कैरेक्टर की बात करें तो 2 टाइप के कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर और फ्लैट कैरेक्टर की बात कर रखी है। किसने की है ये आप बताएंगे इस क्वेश्चन को भी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्लीज हस्बैंड। डिस्ली के हस्बैंड का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। डिस्ली के हस्बैंड का नाम क्या है, तो डिस्ली के हस्बैंड का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी, रस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, कॉमर्स वॉज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ दी। तो कॉमर्स को प्रेजेंट किया गया था किसके सम्मान में। ऑप्शन 4 हैं और करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। ऑल ऑफ ब्रिजवाटर। और कॉमर्स किसकी क्रिएशन है, क्वेश्चन आपके लिए। कॉमर्स किसकी क्रिएशन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैमसन एगोनिस्ट इज अ। तो सैमसन एगोनिस्ट क्या है,
ये जो है जॉन मिल्टन का है, सैमसन एगनिस्ट, लंबे बालों वाला। आपने इससे रिलेटेड स्टोरी सुनी होगी, जब बाल काट दिए जाते हैं तो उसकी शक्ति भी कम क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो किस टाइप का ये है, क्या है ये, इसका आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, क्लोजेट ड्रामा। इसमें कोई भी एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ओनली नरेशन होगा, सिर्फ एक कहानी होगी। ठीक है, एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, नो एक्शन, ओनली नरेशन। अगर बात करें मेनोवा एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स, तो किसमें कैरेक्टर है मेनोवा एंड डेलिया? 4 ऑप्शन है हमारे पास और करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सैमसन एगनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये 4 के 4 क्वेश्चन किसकी हैं, ये 4 की 4 क्वेश्चन की अगर बात करें आपको आंसर भी मिल जाएगा हमारे पुराने क्वेश्चंस का भी। ये क्लोजेट है, लिसिडस एलिजी है, कॉमस क्या है, कॉमस क्या है इसको आपको बताना है। ठीक है, और पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है 1667। फिर रिवाइज्ड इसका कब आया वो वर्जन, वो आप बताएंगे। पैराडाइज लॉस्ट का पहले इसमें 10 बुक्स थी, फिर 12 हुई इसमें। कॉमर्स क्या है ये आप बताएंगे, कॉमर्स का जॉनर आप बताएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हु रोट अंडर द स्यूडोनिम ऑफ एरिक ब्लेयर, एरिक ब्लेयर स्यूडोनिम, स्यूडोनिम को बोलते हैं पेन नेम, पेन नेम को बोला जाता है एलियास, एलियास को क्या बोला जाता है, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें निक नेम बोल सकते हैं, लेकिन निक नेम एक अलग वर्ड हो जाएगा। पेन नेम या एलियास बोला जाता है जिसको राइटिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी हाइड करके। इस पे किसी पे अगर किसी को अटैक करना हो, पोलेमिक अटैक करना हो, अपने विचारों का अटैक करना हो, तो इसके लिए भी आइडेंटिटी हाइड की जाती थी। कभी कभार पहले अगर शुरुआत की बात करें तो महिलाओं को जो है इतनी छूट नहीं थी कि वो लिखना उनको अलाउड नहीं था, तो इसलिए भी कुछ जो है पेन नेम का यूज किया करती थी। जैसे आपने भी देखा होगा शुरुआती अगर उसमें बात करें तो कमला दास ने भी पेन नेम यूज किए थे, माधवी कुट्टी, सुरैया बेगम, अलग अलग पेन नेम उन्होंने यूज किए थे। ठीक है, अगर इसमें ये इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो एरिक ब्लेयर किसका पेन नेम है, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये कोई और नहीं, ये जॉर्ज ऑरवेल हैं, एनिमल फार्म वाले। एनिमल फार्म का पब्लिकेशन ईयर आप बताएंगे, नहीं पता है तो सर्च कीजिएगा, अपने नोट्स में भी आप शामिल कर सकते हैं। हु सेड रोमांटिसिज्म इज एन एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, किसने कहा रोमांटिसिज्म एडिशन है किसका, स्ट्रेंजनेस का ब्यूटी में। करेक्ट आंसर इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्टर पैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ is associated with willing suspension of disbelief is associated with violent kids college Wordsworth। कॉलेज और वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें लिरिकल बैलेट से इनका संबंध है। लिरिकल बैलेट का जो है इन्हीं का कोलेब्रेशन में लिखा गया है और जिसमें 23 पोम्स हैं, 19 जो हैं किसकी हैं, वर्ड्सवर्थ की हैं और 4 जो हैं कॉलरिज की हैं। ये तो आपको पता होगा, हर एक वीडियो में आपको सुनने को मिल जाता होगा। इसमें देखिए विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ की अगर बात की जाए तो इसमें और कोई नहीं, सैमुअल टेलर कॉलेज हैं, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर वाले। और राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर क्या है, लिरिकल बैलेट की फर्स्ट पोम है, टिंटन एबे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, लास्ट पोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु वॉज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ पोएट्री कौन है इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये कोई और नहीं, ये जेफरी चौसर हैं, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेसा, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इनको ही कहा जाता है जेफरी चौसर को। इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन 1314 में इनका जन्म हो रखा है, 1400 डेथ, ये इनका लाइफ स्पैन भी है और ये एज ऑफ चौसर के नाम से जानी जाती है। ये कैंटरबरी टेल्स के लिए जाने जाते हैं जेफरी चौसर। वॉर ऑफ रोजेस की बात चल रही है, देखिए वॉर ऑफ रोजेस की बात चल रही है यहाँ पे, वॉर ऑफ रोजेस की बात चल रही है। तो वॉर ऑफ रोजेस इसमें 2 हाउस थे,
यॉर्क और लैंकेस्टर, यॉर्क और लैंकेस्टर। लैंकेस्टर का सिंबल क्या था हमने बताया था, लैंकेस्टर में लास्ट में आर आ रहा है तो रेड रोज, ठीक है। और रोजेस का मतलब यहाँ पे हाउसेस से है, और ये कब लड़ा गया वॉर ऑफ रोजेस, इसकी ड्यूरेशन हम बताएं तो 1455 से लेके 1485। और 1453 की बात करें, इससे 2 साल पहले चले जाएं तो फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आपने सुना होगा 1453। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, जॉन वाइक्लिफ इज नॉन इज कॉल्ड, यानी कि कहलाते हैं, इनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मॉर्निंग स्टार और रिफॉर्मेशन इनको कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेंसर हैज़ बीन हेल्ड द पोएट्स पोएट, किसने इनको कहा, किसने कहा पोएट्स पोएट स्पेंसर को। ये स्पेंसर कौन से हैं, फेरी क्वीन वाले हैं, एडमंड स्पेंसर, इनको कहा गया था किसके द्वारा, चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा इनको क्या कहा गया था, पोएट्स पोएट, पोएट्स पोएट कहा गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हैं, उससे पहले एक दो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब बात करें चार्ल्स लैम्ब की, तो चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है इनको, इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज। क्या कहा जाता है इनको, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेज कहा जाता है इनको, ठीक। और फादर ऑफ इंग्लिश एसेज की बात करें तो फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। फादर ऑफ एसेज की बात करें तो मोंटेक को कहा जाता है। और अगर बात करें स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर की बात चल रही है, पोएट्स पोएट इनको कहा जाता है। ये फेरी क्वीन वाले हैं, ये कौन हैं, फेरी क्वीन वाले। और इन्होंने मैरिज सॉन्ग भी लिखा था, नप्सल बोला जाता है। मैरिज सॉन्ग के लिए क्या बोला जाता है वर्ड, एक लिटरेरी टर्म की बात करें तो नप्सल कहा जाता है, NUPTIL। तो क्या था वो आप बताएंगे जो इन्होंने मैरिज सॉन्ग लिखा था। नेक्स्ट देखिए, दी फर्स्ट ऑथोराइज्ड है ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, फर्स्ट ऑथोराइज्ड है, फर्स्ट ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन, तो ये कब अपीयर हुआ था, ये हुआ था 1611 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड टुक प्लेस, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को हम, रेस्टोरेशन के बारे में जब हमने बताया था, तो 1660 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड्स, वॉवल साउंड की रिपीटेशन की अगर बात की जाए तो इसके लिए क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39 आप देख सकते हैं इसमें, द रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड, वॉवल साउंड की रिपीटेशन की अगर बात की जाए तो एसोनेंस बोला जाता है। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड की बात करें, कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हो तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाता है क्या, एसोनेंस वॉवल साउंड के लिए बोला जाता है, कॉन्सोनेंस बोला जाता है। कॉन्सोनेंस किसको बोला जाता है, कॉन्सोनेंस बोला जाएगा कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटेशन को। और ये किसके पार्ट हैं, एसोनेंस और कॉन्सोनेंस जो पार्ट हैं ये एलिट्रेशन के हैं, एलिट्रेशन यानी कि अनुप्रास अलंकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास्कल एंड रग कैन अ रेस राउंड और रग्ड रॉक, तो रास्कल एंड रग्स रैन अ रेस राउंड एंड रग्ड रॉक, ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। तो आपको पता है रिपीटेशन किसका हो रहा है, रिपीटेशन किसका हो रहा है इसमें, आर 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 आर, बार बार रिपीटेशन पहले लेटर का हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड का हो रहा है। और क्या हो जाएगा, सॉरी आर 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 दे रखा है, यानी कि रिपीटेशन ऑफ साउंड हो रहा है, ठीक, लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा, जैसे हमने बताया था बैटी बॉटसम वाला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो गया, बढ़ेंगे हम 41 की ओर। टैलेंट इज एन एडॉर्नमेंट एंड एडॉर्नमेंट इज एन कंसेलमेंट, क्या कहा जाता है इसको, इसमें पूछा जा रहा है हमें। तो ये कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है, ये वर्ड आपके लिए न्यू हो सकता है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, एंडीप्लोसिस कहा जाता है इसको, एंडीप्लोसिस कहा जाता है। एंडीप्लोसिस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब आ गए हम मुद्दे की बात पे। एंडीप्लोसिस किसे कहा जाता है,
इसमें एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, समझ जाएंगे, ठीक है। फियर, फियर लीड्स टू एंगर, और बात करें तो एंगर लीड्स टू हेट। वैसे तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टैलेंट दिया है, और पहले लाइन का जो पहला वर्ड है वो दूसरे लाइन, जो पहले लाइन का लास्ट वर्ड है एडोनमेंट, वो दूसरे लाइन का फर्स्ट वर्ड है। यानी कि पहले लाइन का जो अंतिम वर्ड वो दूसरे लाइन के पहले स्टार्टिंग में मिल जाए तो इसी को बोला जाता है एंडिप्लोसिस बोला जाता है। अब देखिए इसका अदर नेम क्या है, इसके अदर नेम की भी बात करेंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे क्या है। ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसमें क्या किया जाता है, जो लास्ट वर्ड है किसी सेंटेंस फ्रेज का या किसी क्लॉज का, तो वो क्या होता है, वो क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। यानी कि दूसरी लाइन के बिगिनिंग में रिपीट किया जाएगा, जो लास्ट लेटर है उसको दूसरी लाइन या दूसरे क्लॉज के शुरू में जो है उसको रिपीट किया जाएगा, तो इसको ही बोलते हैं एंडिप्लोसिस, ठीक है। एंडिप्लोसिस ये है। और अगर बात करें एक और यहाँ पे इसी टाइप का वर्ड हमें देखने को मिलता है, वो क्या है, आपने सुना होगा एनाफोरा। एनाफोरा, ये पॉइंट्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं, आप देख लीजिएगा। एनाफोरा की बात करें तो एनाफोरा क्या होता है, रिपीटेशन होता है। एनाफोरा क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज बोलेंगे बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लोजेज। जैसे इस लाइन के स्टार्टिंग में भी एंड है तो दूसरे लाइन के स्टार्टिंग में भी एंड होगा, ये एनाफोरा है। और किसी लाइन के लास्ट का वर्ड, किसी लाइन के लास्ट का वर्ड दूसरी लाइन के शुरुआत में मिल जाए तो उसको बोलते हैं एंडिप्लोसिस। दोनों को हमने कंपेयर करा दिया। अब देखिए इसमें और भी दो पॉइंट हैं जिनको आप लर्न कर सकते हैं। एनाफोरा तो होता है लास्ट में जो आता है, सॉरी जो दूसरी लाइन के फर्स्ट में आएगा, जो दूसरी लाइन के यानी कि हर एक लाइन के स्टार्टिंग में मिल रहा है आपको एंड एंड एंड, मैंने कहा इस टाइप से मिल रहा है, तो ये एनाफोरा है। अब इसमें एक वर्ड आता है एपीफोरा, एपीफोरा आता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, एपीफोरा। एपीफोरा को आपको ऐसे याद रखना है, ई से क्या होता है, एंड होता है, एंडिंग होती है किसी चीज़ की, और समापन होता है। ये जैसे एंड एंड आपको स्टार्टिंग में मिल रहा है, अगर यही दो लाइनों के लास्ट में मिल जाए, सक्सेसिव लाइनों के लास्ट में मिल जाए ये दोनों वर्ड, तो एपीफोरा हो जाएगा। शुरू में मिले, शुरू में सेम वर्ड मिले, जो भी लाइंस हैं आपके रिस्पेक्टिव लाइंस हैं उसमें अगर शुरू में मिल जाए तो एनाफोरा, और लास्ट में मिल जाए सेम वर्ड तो उसको एपीफोरा बोलते हैं। जैसे कि आपको दो वर्ड और यहाँ पे मैं कंपेयर करा रहा हूँ, अब कंफ्यूज होने वालों के लिए तो ये बहुत बड़ी वो दिक्कत हो जाएगी, जिनको कन्फ्यूजन होता है, फिर से बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन उन्हीं को होगा जो इसको सीरियसली जो है नहीं सुनेंगे या सीरियसली वॉच नहीं करेंगे। अब देखिए दो वर्ड और होते हैं, प्रोलॉग और एपीलॉग। प्रोलॉग और एपीलॉग। प्रोलॉग यानी कि इंट्रोडक्शन, एपीलॉग यानी कि कंक्लूजन, ठीक। इसी तरीके से हमने उन वर्ड्स को भी कंपेयर कराया क्या, प्रोलॉग जो होता है जैसे इंट्रोडक्शन होता है, प्रो पहले, एपी का मतलब है एंड से यहाँ पे। और यहीं पे बात करें एनाफोरा और एपीफोरा की बात कर रहे थे हम। एनाफोरा एपीफोरा क्या होता है, बिगिनिंग में जो, अगर बिगिनिंग में पहली लाइन के शुरू में एंड है या कुछ हमने यहाँ दे दिया, सम दे दिया, दूसरी लाइन की शुरुआत भी सम से हो रही है तो एनाफोरा हो जाएगा। अगर यही चीज़ हमें लास्ट में मिल जाए, दोनों सम वर्ड, दोनों लाइनों के, दोनों लगातार जो दो लाइनें हैं उनमें हमें ये दोनों वर्ड मिल जाए तो ये एपीफोरा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 42, ओ फेम इफ आई एवर टुक डिलाइट इन दिस प्रेसेज। इसमें बताना है हमें, इसमें क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच। तो इस क्वेश्चन में फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा ये बताना है, और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा भी अगर आपने वो ध्यान दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नहीं है, बट इसमें ऑप्शन नहीं है। इसमें अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि हमें खुद से बनाना पड़ेगा। ये हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा टाइप किया गया है, देखिए। और यहीं पे अगर बात करें तो ये हो जाएगा अपोस्ट्रॉफी, क्या हो जाएगा, अपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। क्यों होगा ये देखिए, ये साइन देखिए, ये वाला साइन एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है, और एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि सडन फीलिंग के लिए दिया जाता है।
तो ये एपोस्ट्रोफी है, ठीक, ऑप्शन इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, टू गॉसिप इज फॉल्ट, टू गॉसिप इज अ फॉल्ट, टू लिवेल अ क्राइम, टू स्लैंडर अ सिन। इसमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार बताना है इसमें कौन से है। क्लाइमैक्स, एलिट्रेशन, एंडीप्लॉसिस, एपोस्ट्रोफी। तो इसमें ये क्या है, गॉसिप भी हो रहा है, फॉल्ट भी हो रहा है, लेबल भी हो रहा है, क्राइम भी हो रहा है, सिलेंडर भी हो रहा है, सीन भी हो रहा है, क्लाइमैक्स हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships and burned the topless towers of Iliums। क्या है इसमें फिगर ऑफ स्पीच। इज दिस फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 ships and burned the topless टावर्स ऑफ इलियम करके दे रखे है। तो बात को बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है इसमें, 1,000 ships burned the topless, हाइपरबली हो जाएगा, अतिशयोक्ति। नेक्स्ट देखिए, एग्जेजरेशन बोलते हैं, ठीक है, हाइपरबली। फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, हु इज द स्पीकर, और कहाँ से ली गई हैं और कौन इसका स्पीकर है। वी आर सच स्टफ, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अ लिटिल लाफ इज साउंडेड विद अ स्लीप। कहाँ से लाइनें ली गई हैं ये बताना है। वी आर सच स्टफ, ये टेम्पेस्ट, प्रोस्पेरो, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा लिखा गया है ये आप बताएंगे। टेम्पेस्ट। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज नो प्रोज ऑफ ऑल, सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी। लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज नो प्रोज ऑफ ऑल, सो कॉल्ड, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, ट्रेजेडी कहा जाता है, लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हमें बताना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिचर्ड सेकंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हु स्पीक्स दी फॉलोइंग लाइन्स, कौन बोलता है इन लाइन्स को, कौन अटर करता है, किसके द्वारा बोली जाती हैं। आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग, हैमलेट इन हैमलेट, मैकबेथ इन मैकबेथ, किंग लियर इन किंग लियर, ओथेलो इन ओथेलो। किसके द्वारा ये लाइनें कही जाती हैं ये पूछा जा रहा है। आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग, किंग लियर में किंग लियर के द्वारा कही जाती हैं। किंग लियर की 3 डॉटर्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनका नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपके लिए, जरूर आंसर दीजिएगा। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर, किंग लियर में कौन इन लाइन्स को बोलता है। द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डोथ फॉल, किंग लियर, एडगर एडमंड रेगन। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 48 में, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमंड। क्वेश्चन नंबर 49, द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज साइलेंस, द रेस्ट इज साइलेंस। ये लाइनें देखने को मिलती हैं बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर्स हैमलेट। रेस्ट इज साइलेंस। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए, और पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल है आगे आने वाली वीडियोज़ का, उत्तराखंड LT लेक्चरर की प्रिपरेशन का। क्योंकि जो वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। लास्ट ईयर की भी बात करें तो इंग्लिश लिटरेचर या ग्रामर की बात करें तो ग्रामर से एक ही वीडियो से सीधे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीधे हम जो डिस्कस किए गए थे हमारे द्वारा, जो मेथड्स, रूल्स, स्ट्रक्चर्स की हम बात करते हैं ग्रामर में, और वहीं पे उसी पे बेस्ड 4 क्वेश्चन एक ही वीडियो से मिले हुए थे। उसमें कमेंट भी किया है बहुत साथियों ने। तो
आपको देखना पड़ेगा, प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के राइटर कौन हैं? तो ये कोई और नहीं, ये हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ये कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो नेचर पोएट कहा जाता है। इनका लाइफ स्पैन 1770 से 1850। 1850 से रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट्स को एक ही वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा 1817 से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी जिसमें 10 से 12 पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो इनका जन्म हुआ था कोकरमाउथ कुंबरलैंड इंग्लैंड में और 1850 में इनकी डेथ हुई थी। 1850 में ही इनका जो प्रील्यूड है वो पब्लिश हो रखा है पोस्ट्यूमसली, और 1843 से 1850 तक ही ये रहते हैं पोएट लॉरेट, और 1850 से बनते हैं 1892 तक कौन बनते हैं? टेनिसन बनते हैं। टेनिसन विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट। विक्टोरियन एज के टाइम पीरियड की बात करें तो 1837 से 1901 विक्टोरियन एज भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। टेनिसन और सेकंड पार्ट कौन सा? हार्डी। ठीक है, तो ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी इन पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्लेलिस्ट पे विजिट करना है, या मैं आपको सीधे सीधे बता दे रहा हूँ, आप सीधे सीधे विजिट कीजिएगा। सर्वप्रथम MP टेट की जो हमारी सीरीज है उसको देख लीजिएगा, वहीं से मैं गारंटी देता हूँ वहीं से लगभग आप 40 to 45 क्वेश्चन उत्तराखंड LT के सॉल्व कर देंगे। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, इतना टफ भी नहीं आता उत्तराखंड अगर LT के पेपर की बात करें तो। ठीक, और पेडागोजी वाला सेक्शन अगर आपने ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग किया हुआ है तो तब कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आती है। NCERT से भी पूछे जाते हैं 10 से 12 क्वेश्चन जो कि आपको तैयार करना पड़ेगा, और जिसके लिए 9th से लेकर 12th तक की बुक्स NCERT की पढ़ने की आवश्यकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अलग से ना पढ़ें, आपको सब कंटेंट यहाँ पे मिल जाए, अवेलेबल हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना है, एक शेयर आपको करना है, एक कमेंट आपको यहाँ पे करना है कि कैसी आपको वीडियो लगी और किस टाइप की वीडियोज़ आपको आगे आने वाले समय में ज़रूरत है, किस टाइप की वीडियोज़ की। ये आप अगर कर देते हैं तो हमें कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी प्रकार के नोट्स यहाँ पे अवेलेबल कराने में। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर से बोल रहे हैं। अदरवाइज आपको, आप देख ही रहे होंगे कोचिंग सेंटर्स के नाम पे आपको एटलीस्ट 10 to 15,000 खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद भी आपको पता चलेगा क्वेश्चंस तो वही हैं लिटरेचर से रिलेटेड। तो बात को बड़ा चढ़ा के हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे किसी भी हाइपरबोली या एग्जैजरेशन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं देंगे। आपको अगर पसंद आती है तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है, अदरवाइज आप से रिक्वेस्ट है कि आप किसी अन्य चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको कितना कंटेंट मिलता है आपको तब पता चल जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको अदर चैनल्स में नहीं मिलेगा। आप जो है अगर आपको सेलेक्टेड नोट्स चाहिए तो तब जाके हम ये बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।